जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की नई क्लास में। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 13 अगस्त 2025 का पहला शिफ्ट खत्म हो चुका है। और आज का पेपर जीके में तो सच में चौंकाने वाला रहा है। किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए हैं, लूसेंट, करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और आने वाले शिफ्ट में कौन से टफ सवाल रिपीट होने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा एकदम सटीक एनालिसिस के साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बिताए हुए हम लोग। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? दोस्तों यह 13 शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने विजयी हुए और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने युद्ध को जीत लिया और फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 5 नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है? मतलब 5 नवंबर को कौन सा सिख त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 नवंबर को सिख पर्व गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म का उत्सव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किस देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत के विभाजन पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद पाकिस्तान से भारत आए। इसमें कहा गया है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे और अस्थायी रूप से बस गए वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। मतलब जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे और अस्थायी रूप से बस गए वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। और यह प्रावधान मुख्य रूप से पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख और अन्य समुदाय के लोगों के लिए था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था 13 अगस्त 2025 का पहले शिफ्ट में दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में कौन सा देश भारत की स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्री से नहीं जुड़ा है? दोस्तों इसमें ऑप्शन था नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। तो दोस्तों इसमें श्रीलंका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कौन कौन से दोस्तों याद रख लेना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है और इसके बीच पाक जल मरुमध्य पाल्क स्ट्रेट है। इसलिए भारत और श्रीलंका के बीच कोई स्थलीय सीमा नहीं है, केवल एक समुद्री सीमा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 13 अगस्त 2025 के पहले शिफ्ट में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 भी किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन था दोस्तों वित्त आयोग, न्यायाधीकरणों का गठन, चुनाव आयोग, नगर पालिका। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा न्यायाधिकरणों का गठन। दोस्तों अनुच्छेद 323 भी राज्य और केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वे विशिष्ट विषयों पर निपटारे के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स स्थापित करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों हार्नबिल त्यौहार हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। इसे फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1856 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित है? 1856 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित दोस्तों? इसमें ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध, शिक्षा सुधार। तो इसमें दोस्तों विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। 1856 का अधिनियम को आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कहा जाता है। इसे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित किया गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से संभव हुआ है। इस अधिनियम के तहत हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार मिला है। विधवा पुनर्विवाह हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 30 अप्रैल 2025 को पुरुषों की 4 × 100 मीटर रिले दौड़े में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया है? तो किन खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया है दोस्तों? 30 अप्रैल 2025 को शीर्ष धावक गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहिन की टीम ने चंडीगढ़ में दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुषों की 4 × 100 मीटर रिले दौड़े में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल रिले कार्निवल 2025 में 38.69 सेकंड का समय निकालकर यह उपलब्धि हासिल की है। पिछला रिकॉर्ड कितना था दोस्तों? 38.89 सेकंड 2010 में राष्ट्रमंडल में खेला गया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत के बाहर बसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो हम लोग का ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 8 में दोस्तों, भारत के बाहर बसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया था अनुच्छेद 8 में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत के बाहर विदेश में रहते हैं, लेकिन जिनके माता या पिता भारत के नागरिक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कौन सा मौद्रिक उपकरण लागू किया? इसमें ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, टैरिफ टूल्स, एक्साइज टूल्स, मौद्रिक उपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक उपकरण। टैरिफ टूल्स और एक्सरसाइज टूल्स राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। आरबीआई का कार्य मौद्रिक नीति बनाना और लागू करना है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान आरबीआई ने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के मौद्रिक उपकरण लागू किए थे। हम लोग का राइट आंसर हो जाता मौद्रिक उपकरण। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न थी? तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन दिया गया था, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। तो दोस्तों 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 70% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न थी। यह स्थिति इसलिए थी क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। हम लोग का राइट आंसर हो जाता कार्यशील जनसंख्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी दोस्तों? 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत के पूर्वी तट की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत की पूर्वी तट की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत की पूर्वी तट की प्रमुख विशेषताएं, यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और यह चौड़ा, समतल एवं विस्तृत मैदानों वाला है और महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी जैसी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है और इसमें कई उपजाऊ डेल्टा और लैगून है। पूर्वी तट 3 राज्यों में है, अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरता है। यह तट दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में गंगा डेल्टा तक फैला है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो दोस्तों पूछा गया था, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल पहले के लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में परिवर्तित किया गया था। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स से। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है दोस्तों? ऑप्शन था भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों यह भारत और श्रीलंका के बीच है। तो पूछा गया था दोस्तों इसमें, यह खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी पाक जलमरुमध्य के दक्षिण में स्थित है और ये सभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 13 अगस्त 2025 का पहले शिफ्ट का है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन था कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसमें दोस्तों माउस राइट आंसर हम लोगों का हो जाता। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 25वें में IIFA अवार्ड समारोह में प्रस्तुत नाम लॉस्ट लेडीज किस श्रेणी में अवार्ड जीता? दोस्तों 25वें IIF अवार्ड जो मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित किया गया है। फिल्म लापता लेडीज ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन था किरण राव, लापता लेडीज। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में पैराप्लेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की? तो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ था दोस्तों, टोक्यो जापान, कोबे जापान, न्यू दिल्ली भारत, दोहा कतर। तो दोस्तों इसमें था न्यू दिल्ली भारत। 2025 में 12वीं पारा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार न्यू दिल्ली भारत में किया गया था। हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इम्फाल्स आवेग क्या है? इम्फाल्स आवेग दोस्तों किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ हुए परिवर्तन को कहते हैं। जब किसी वस्तु पर सीमित समय के लिए बल लगाया जाता है तो उससे वस्तु का संवेग बदलता है, यही प्रभाव आवेग कहलाता है। एसआई इकाई मतलब न्यूटन प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाएं।
शुरुआत इसकी हुई थी दोस्तों 25 सितंबर 2014 में। लक्ष्य था 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में भारत का एसडीआई स्कोर क्या रहा था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 6 मई 2025 को प्रकाशित किया गया। भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की एसडीआई मान 0.685 है, जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी कंपनी निजी सैटेलाइट प्रक्षेपण से संबंधित है। तो दोस्तों हैदराबाद स्थित एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी है जो उपग्रह प्रक्षेपण विकसित करती है। नवंबर 2022 में इसमें विक्रम एस नाम का भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों गणित में एम्पायर की कौन सी पुस्तक 1827 में प्रकाशित की गई थी। दोस्तों अंद्रे मैरी एम्पायर एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे जिन्हें विद्युत चुंबकत्व के जनक के रूप में माना जाता है। 1827 में उन्होंने नामक पुस्तक प्रकाशित की। एसाई सोर ले फिलोसॉफी डे साइंसेस नामक पुस्तक प्रस्तुत की, जिसमें विज्ञान के सिद्धांतों का दार्शनिक विश्लेषण किया गया था। इस पुस्तक में उन्होंने विज्ञान के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस का विस्तृत वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों किस राज्य सरकार ने अपने ड्रोन प्रमोशन उपयोग नीति ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025 के माध्यम से सक्रिय रूप से ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025 को स्वीकृति दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को ड्रोन निर्माण और सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाना है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कठपुतली नृत्य क्लासिकल डांस किस राज्य में किया जाता है। कठपुतली नृत्य किस राज्य में किया जाता है दोस्तों, राजस्थान में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में समय दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प पर जाया जाता है। कंप्यूटर के समय दिनांक और डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल या सेटिंग का उपयोग किया जाता है। और ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 13 अगस्त 2025 का पहला शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील स्वतंत्र व्यापार समझौता कब तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर 24 जुलाई 2025 को लंदन में हस्ताक्षर किए गए थे। संभावित लागू होने की समय सीमा 2026 की जुलाई तक समझौता पूर्ण रूप से प्रभावी हो सकता है अगर अनुमोदन प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर किस जगह दिखाई देता है। कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आमतौर पर स्क्रीन के निचले दाएं कोने विंडोज़ में या ऊपरी दाएं कोने मैक में पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पांडव और चेर की प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी। पांडव और चेर की प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी। दोस्तों पांडव और चेर दोनों ही संगमकालीन राजवंश थे। किस वंश के थे दोस्तों, संगमकालीन राजवंश थे। और इनकी प्रशासनिक इकाई में कुछ समानताएं थी। दोनों ही राजवंशों में राज्य की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे कि मंडलम राज, नाडु प्रांत और उरगांव। उसके अतिरिक्त दोनों ही राजवंशों में राजा का पद वंशानुगत थे और राजा का मूवेंदर 3 मुखिया में से एक माना जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1934 में वैज्ञानिक हेराल्ड उरे को रसायन विज्ञान में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1934 में वैज्ञानिक हेराल्ड उरे को रसायन विज्ञान में ड्यूटेरियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक है। 1931 में ड्यूटेरियम की खोज की गई थी। और किसने की थी दोस्तों, हेराल्ड उरे ने रसायन ड्यूटेरियम की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कृति योजना कब शुरू हुआ था। कृति योजना दोस्तों खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट एंड आइडेंटिफिकेशन कृति प्रोग्राम 2024 में खोजा गया था, मतलब योजना की गई थी। IIADARPG कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम क्या था। नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार। IIADARPG कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम था कि नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को 169वें उद्देश्यों के 17 लक्ष्य, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। दोस्तों पहला था कोई गरीबी नहीं रहेगी और शून्य भूख रहेगी, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, लैंगिक समानता होगी, स्वच्छ जल और स्वच्छता होगी, वाहनी और स्वच्छ ऊर्जा होगी, अच्छा काम और आर्थिक विकास होगा, उद्योग और नवाचार बुनियादी ढांचा होगा, असमानता में कमी होगी, सतत सहार और समुदाय होगा, जिम्मेदार खपत और उत्पादन होगा, जलवायु कार्रवाई होगी, जल के नीचे जीवन होगा, भूमि पर जीवन होगा। दोस्तों शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं होगी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भागीदारी 160 सम संख्या का एवरेज कितना होगा।